होली का खुमार चढ़ने लगा है। ऐसे में होली के इस माहौल के बीच में बीजेपी के भीतर एक चर्चा चल पड़ी है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि होली के बाद बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन एक चर्चा उत्तर प्रदेश में भी है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। खैर, कब होगा, कौन कौन नाम है, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कुछ बातें कही। एक बात जब उनसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद वो दिल्ली का रुख करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं काम करते करते गोरखपुर की तरफ जाना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की तरफ जाने की बात करके क्या इशारा किया है, आज हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में समाजवादी पार्टी एक बार फिर उन मुद्दों को लेकर सामने आ रही है जो उसे लगता है कि 2027 में उनके लिए गेम चेंजर होंगे, खास करके आरक्षण का सवाल। और एक एक करके अब नेता इस मुद्दे को उठाने लगे हैं कि उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की को नौकरियां, खास करके जो फैकल्टीज हैं उसमें उनको जगह नहीं दी जा रही। तो कहां कहां ये मुद्दे उठ रहे हैं ये बताएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर चल रहे कयासों की। जी हां, चाहे मीडिया हो, अखबार हो, इन दिनों बीजेपी से एक ही खबर निकल रही है और वो ये कि कौन होगा अगला बीजेपी का अध्यक्ष। क्या सचमुच बीजेपी का नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाला है? तो अब ये लगभग माना जाए कि जल्द ही बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें होंगी। मसलन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो 24 स्टेट बीजेपी के हिसाब से बनाए गए हैं, उसमें से 22 स्टेट में, 22 राज्यों में इनके चुनाव हो जाने चाहिए और तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले उत्तर प्रदेश में भी जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी नए जिला अध्यक्ष बन जाने चाहिए। अभी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अटकी हुई है, यानी कि अभी तक उत्तर प्रदेश में नए जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि होली के बाद ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद पहले जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उसके बाद यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा सामने आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष आखिर होगा कौन। क्या ब्राह्मण चेहरा होगा, क्या ओबीसी होगा, क्या दलित होगा, और इसके कयास लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी के भीतर आज कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो जानता है कि क्या हो रहा है। यहां तक कि बड़े बड़े नेता तक ये नहीं बता सकते कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन फिर भी इस वक्त जो नाम चल रहे हैं हम आपको उसके बारे में बता दें। पहला तो भूपेंद्र चौधरी, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, चर्चा है कि वो फिर से चाहते हैं और अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो कम से कम कैबिनेट में जरूर शामिल हो, ये एक चर्चा चल रही है। तो खैर, कैबिनेट विस्तार भी होना है, लेकिन वो कब होगा अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि दो बड़े काम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। लेकिन जिन नामों की चर्चा है उसमें कई नाम हैं। धर्मपाल सिंह, जी हां, धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री हैं, आंवला से आते हैं, ओबीसी से हैं, लोध बिरादरी से हैं। तो सबसे जिसे कहा जा रहा है सीरियस अगर किसी के नाम की चर्चा चल रही है उसमें एक नाम धर्मपाल सिंह का भी है। वो 2016 में जब केशव मौर्य बन रहे थे उस वक्त भी उनका नाम चला था, उस वक्त नहीं बन पाए, लेकिन इस बार एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर उनका नाम देखा जा रहा है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य हैं। अमरपाल मौर्य भी संगठन में हैं और केशव मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं। दिल्ली से भी उनके अच्छे कनेक्शन बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि अमरपाल मौर्य भी इस रेस में बहुत मजबूती से हैं। बीएल वर्मा का नाम बड़े लेवल पर है, उनका भी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बीएल वर्मा भी इसमें हो सकते हैं। ये सब नाम ओबीसी चेहरे हैं।
एक और बड़ा नाम, और वो है रेखा वर्मा। सांसद रही हैं, ओबीसी कुर्मी बिरादरी से आती हैं, और उनका नाम भी चल रहा है कि महिला भी हैं, ओबीसी भी हैं, और संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप नाम देखें तो फिर जो दलित बिरादरी है उसमें रामशंकर कठेरिया का नाम है। कांता करदम के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसे नाम हैं जो रेस में हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है अगर मुख्यमंत्री चाहें तो स्वतंत्र देव सिंह का नाम हो सकता है, ये भी ओबीसी से आते हैं और केंद्र और मंत्री भी हैं। जल संसाधन मंत्रालय है इनके पास, मुख्यमंत्री के भी बेहद करीबी और पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। खैर, जो ब्राह्मण चेहरे हैं उसमें हरीश द्विवेदी का नाम है कि हरीश द्विवेदी हो सकते हैं। चर्चा तो दिनेश शर्मा तक की है। तो इतने नाम हैं, इनमें से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो ओबीसी चेहरे की है, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर का कॉम्बिनेशन 27 में शायद ही चले। बीजेपी को भी लगता है कि 2027 में जब विधानसभा होगा तो एक बार फिर वो नैरेटिव सामने आएगा जिसमें ओबीसी, दलित कार्ड, आरक्षण का कार्ड खेला जाएगा। और ऐसे में अगर ब्राह्मण और ठाकुर के कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी प्रदेश चुनाव में जाएगी तो शायद उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई ओबीसी चेहरे सामने हैं और ऐसे में हो सकता है कि इनमें से कोई एक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन एक सीरियस नाम के तौर पर सबसे आगे धर्मपाल सिंह को ही देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी है वो जिसे चाहे बना लेती है, कयास लगाते रह जाओ, पता नहीं चलता। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि आखिर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनता कौन है। लेकिन इंतजार होली तक करना होगा और होली के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, हो सकता है उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आए। अब अगली खबर, और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के एक बयान की। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिल्ली में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कह दी जब उनसे यह सवाल बार बार पूछा गया कि कहा यह जाता है कि दिल्ली में और लखनऊ में एक तरह की प्रतिद्वंदिता है, एक टसल है, अनकहा एक ऐसा वॉर है जिसको कि आप या फिर दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वही जानता है। लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी देश में काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के बाद आप दिल्ली का रुख करेंगे? क्या आप प्रधानमंत्री की रेस में होंगे? क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? बिल्कुल कैटेगोरिकली उनसे यह सवाल पूछा गया और इस बार जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, पहले आप उस जवाब को सुनिए और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे उनका आशय है क्या। देखिए, मैं कोई वारिस वरिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें जाना ही होगा तो काम करते हुए वो वापस गोरखपुर की तरफ जाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के कहने का अर्थ क्या है? क्या उन्होंने सचमुच अपनी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है उसे छोड़ दी है? क्या सीएम लखनऊ के बाद दिल्ली नहीं जाना चाहते? क्या वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है? बिल्कुल। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री ने बहुत सारे कयासों को एक तरफ कर दिया। इच्छा क्या है वो तो वही जाने। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो हमेशा गुजरात तक ही बात किया करते थे कि मुझे सिर्फ गुजरात में रहना है और गुजरातियों की ही सेवा करनी है। लेकिन महत्वाकांक्षा तो देश के प्रधानमंत्री की थी और किसी भी पॉलिटिशियन की होनी भी चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव के मंच से साफ कर दिया कि वो दिल्ली जाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी इच्छा गोरखपुर को लेकर जता दी कि काम करते करते मैं गोरखपुर जाना चाहता हूं। इसके भीतर संकेत छुपे हैं और वो संकेत ये हैं
कि मैं मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के लेवल पर किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस होता है तो फिर मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। यानी कि अगर कोई ये सोचे कि मुझे मुख्यमंत्री के अलावा कोई चीज ऑफर होगी तो फिर मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं वापस मठ में चला जाऊंगा। और ये इशारा उन्होंने बड़ा साफ कर दिया, और ये इशारा सीधे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ था कि मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हूं, ठीक हूं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के अलावा कोई रोल देने की बात होगी तो उससे बेहतर है कि मैं अपने मठ चला जाऊं, वापस गोरखपुर चला जाऊं। और ये सीधा एक तरीके का एक इशारा है केंद्र को कि बहुत छेड़छाड़ ना करें, ना ही छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। तो ये साफ साफ इस बार दिखा, और पहली बार मुख्यमंत्री ने कुछ इस तरीके से बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात रख दी। अब अगली खबर। इस वक्त जबकि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सनातन और हिंदुत्व की लहर है। लहर का मतलब ये कि इस वक्त अगर आप चर्चा देखें और सुने तो ऐसा लगेगा मानो हिंदुत्व और सनातन ही सबसे ज्यादा हावी है और भारी है सियासत के तमाम मुद्दों पर। लेकिन क्या 27 तक यही स्थिति रहेगी? जब 2024 में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी ये लगने लगा था कि 2024 का चुनाव तो बस बीजेपी यूं ही झटके में जीत लेगी, चुटकी में जीत लेगी। लेकिन हुआ उल्टा, और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत भारी पड़ा था। और वजह थी आरक्षण, वजह था संविधान, वजह था वो नैरेटिव जिसने दलितों और पिछड़ों को बीजेपी से बिल्कुल विमुख कर दिया। इस वक्त का माहौल, चाहे वो महाकुंभ की वजह से हो, चाहे धार्मिक पर्यटन के इतने विशाल स्वरूप के सामने आने की वजह से हो, चाहे इस वक्त संभल से लेकर के राष्ट्रवाद की एक जो नई लहर निकली है उसकी वजह से हो, लेकिन अभी चुनाव में 2 साल की देरी है। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसे अपने कोर की तरफ लौटते हुए अपने मुद्दों को बड़ा लेकर के, बड़ा बनाकर चलना होगा, और उन्हें उन्हीं दलित, ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके मुद्दों को ही उठाना होगा। और अगर आप हाल के कुछ बयानों को देखें, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से दिए गए हों या फिर संसद में समाजवादी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि 27 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर मुखर होने वाली है। जी हां, खास करके अभी इस वक्त सपा जो बड़े मुद्दे उठा रही है उसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षा में जिस तरीके से, चाहे वो फैकल्टी का मामला हो, चाहे वो प्रोफेसर्स की नियुक्ति का मामला हो, जिस तरीके से उसमें ओबीसी और दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तादाद कम है और काफी कम है, उसे लेकर ये एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। सामान्य वर्ग, सवर्ण वर्गों की बात की जा रही है कि सवर्णों को इसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, सबसे ज्यादा उस जगह पर सवर्ण बैठे हैं, सामान्य बिरादरी के लोग बैठे हैं, और ऐसे में सुटेबल नॉट फाउंड, हालांकि इसका पहले भी एक बार जिक्र और चर्चा हो चुकी है, उसे लेकर बड़े बड़े जो संस्थान हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, या फिर बड़े बड़े इंजीनियरिंग, मेडिकल के जितने संस्थान हैं, उसमें जो एक्सपर्ट कमिटी है वो ओबीसी, दलित और पिछड़ों को बाहर कर देती है। कि अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इसे सदन में उठाया। इससे पहले अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। पहले आप उनके बयान को सुन लीजिए, आपको झलक 27 के समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे की मिल जाएगी। देश के उच्च संस्थानों आईआईएम और आईआईटी में कुल 13 आईआईएम है, जिसमें 22.8% फैकल्टी सामान्य वर्ग, केवल 5% फैकल्टी एससी वर्ग से है, 1% एसटी वर्ग से है और 9% ओबीसी वर्ग से। इसी तरह से 21 आईआईटी जो है उसमें 80% फैकल्टी सामान्य वर्ग से है, 6% एससी वर्ग से हैं, 1.6% एसटी वर्ग से हैं और 11% ओबीसी वर्ग से। इसी तरह से देश के तमाम
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में भी इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं है। और उसका एक कारण जो है, माननीय सभापति महोदय, कारण ये है कि जब उनकी रिजर्वेशन की भर्ती निकलती है तो एक्सपर्ट जो बनाए जाते हैं, वो विभाग के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सब एक सामान्य वर्ग के बना लिए जाते हैं। उस एक्सपर्ट कमेटी में कोई रिजर्वेशन न होने के कारण और जो सदस्य बनाए जाते हैं SC OBC के, वो बहुत जूनियर होते हैं जो उसका विरोध नहीं कर पाते। तो आपने सुना लालजी वर्मा ने क्या कहा। लालजी वर्मा ने कहा कि IIT हो, IIM हो, चिकित्सा के बड़े बड़े संस्थान हो, उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। एक्सपर्ट कमेटी में सदस्य के तौर पर दलित और SC ST के लोग रखे तो जाते हैं, लेकिन इतने जूनियर लोग रखे जाते हैं कि उनकी चलती नहीं है और सामान्य वर्ग के लोग अपने बिरादरी के लोगों को ही उसमें चुन लेते हैं। और उन्होंने एक डेटा भी दिया और डेटा में ये साफ बताया है कि कहां कहां कितनी बिरादरी के कितने प्रोफेसर और लेक्चररों की नियुक्ति हुई है। दरअसल उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है ये बराबरी का बने, चूंकि इन्हीं को तय करने का अधिकार है, यही चुनते हैं, और नहीं होता है तो फिर सूटेबल नॉट फाउंड करके छोड़ देते हैं। तो अब मांग तो ये हुई है कि एक विशेष अभियान चलाकर IIT, IIM ऐसे बड़े संस्थानों में या बड़े बड़े कॉलेजों में जो नियुक्तियां अभी बची पड़ी हैं सूटेबल नॉट फाउंड के नाम पर, या फिर उनका कोटा नहीं पूरा हुआ है, तो उसे भरा जाए। बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, दरअसल बात इन मुद्दों की है जो कि 2027 में बीजेपी के सामने आएगी। क्या बीजेपी इसे टैकल करने की स्थिति में होगी? क्या बीजेपी को लगता है कि इस मंडल के ऊपर उनका कमंडल हावी होगा, या फिर अभी 2 साल का वक्त बाकी है, समाजवादी पार्टी अपना नैरेटिव बना ले जाएगी? खैर, हमारी नजर इस पर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।